नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वाई व्हाट इज द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो अगला टॉपिक है, हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है, पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज हार्ड टू डिस्क्राइब दिस फिलॉसफी इन वन वर्ड। एक शब्द में अगर इसे बताना हो तो यह बहुत ही कठिन है। इट रेजिस्ट एनी सिंगल लेवल बिकॉज इट इज लिबरल, डेमोक्रेटिक, गैलिटेरियन, सर्कुलर एंड फेडरल, ओपन टू कम्युनिटीज वैल्यूज, सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज एज वेल एज हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप एंड कमिटेड टू बिल्डिंग ए कॉमन नेशनल आइडेंटिटी। तो हमारा संविधान किसी एक शीर्षक में अटने से इनकार करता है, क्योंकि यह उदारवादी, यह लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, फेडरल संघवाद, ओपन टू कम्युनिटी, सामुदायिक जीवन मूल्यों की हामी, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के साथ साथ ऐतिहासिक रूप से अधिकार से वंचित वर्गों की जरूरत के प्रति संवेदनात्मक तथा एवं सर्वसामान्य राष्ट्रीय पहचान बनाने को प्रतिबद्ध है। कॉमन टू बिल्डिंग ए कॉमन नेशनल आइडेंटिटी। So in short, it is committed to freedom, equality, social justice and some form of national unity. तो हम इसको छोटे शब्दों में संक्षेप में ये कह सकते हैं कि जो हमारा संविधान है वो स्वतंत्रता, वो समानता, लोकतंत्र, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय तथा किसी न किसी प्रकार की एक किस्म की नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता के लिए प्रतिबद्ध है। But underneath of all this, there is a clear emphasis on peaceful and democratic measures for putting this philosophy in practice. है ना। इन सब के साथ एक बुनियादी चीज और भी है कि संविधान का जोर इस बात पर है कि उसके दर्शन तथा शांतिपूर्ण तथा लोकतांत्रिक तरीके से अमल किया जाए। सो नाउ हम एक एक टॉपिक थोड़ा समझेंगे। इंडिविजुअल फ्रीडम, है ना, क्या समझते हैं हम, व्यक्ति की स्वतंत्रता। So the first point to note from the Constitution is its commitment to individual freedom. This commitment did not emerge miraculously out of calm deliberation around a table. है ना। संविधान के बारे में सबसे पहली गौर करने वाली बात है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए यह प्रतिबद्ध है। एंड यह प्रतिबद्धता किसी चमत्कार के रूप में एक मेज के इर्द गिर्द चुपचाप बैठकर मनन चिंतन करने से नहीं आई है। Rather, it was a product of continuous intellectual and political activity over a century. यह प्रतिबद्धता लगभग एक सदी तक निरंतर चली बौद्धिक और राजनीतिक गतिविधियों का परिणाम है। As early as the beginning of 19th century, Ram Mohan Rai protested against curtailment of freedom of press by the British colonial state. So, 19वीं सदी के शुरुआत में ही राजा राम मोहन राय ने प्रेस की आज़ादी की काट छाट का विरोध किया था। सो रॉय argued that a state responsive to the needs of individual must provide them the means by which their needs are communicated. Therefore, the state must permit unlimited liberty of publication. Likewise, Indians continued to demand a free press throughout the British rule. सो राम मोहन राय का तर्क था कि जो राज्य व्यक्ति की ज़रूरतों का ख्याल रखता है, उसे चाहिए कि वो व्यक्ति को अपनी ज़रूरतों के अभिव्यक्ति का साधन प्रदान करे, है ना। सो अभिव्यक्ति का साधन, इसलिए राज्य के लिए जरूरी है कि वो प्रकाशन की असीमित आज़ादी प्रोवाइड करे, अनलिमिटेड लिबर्टी ऑफ पब्लिकेशन। लाइकवाइज इंडियंस कंटिन्यूड टू डिमांड ए फ्री प्रेस थ्रू द ब्रिटिश रूल, है ना। और पूरे ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय प्रेस की आज़ादी की मांग निरंतर उठाते रहे गए भारतीय। सो इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग देयरफॉर दैट द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑफ कोर्स इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो हमारे संविधान का एक अभिन्न अंग है। सो इज़ द फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्ररी अरेस्ट, और इसी तरह मनमानी तरीके से गिरफ्तारी के विरुद्ध भी स्वतंत्रता प्रदान की गई है। After all, the infamous Rowlatt Act, which the national movement opposed so vehemently, sought to deny this basic freedom. These and other individual freedoms, such as freedom of conscience, are the part of liberal ideology. तो जो कुख्यात रॉलेट एक्ट था वो हमारी इसी स्वतंत्रता का अपहरण का प्रयास किया था और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ने इसके विरुद्ध जमकर लोहा लिया गया। इसके अतिरिक्त अन्य व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं, मसलन अंतरात्मा का अधिकार, उदारवादी विचारधारा का अभिन्न हिस्सा है।
On this basis, we can say that the Indian Constitution has a pretty strong liberal character. तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि जो भारतीय संविधान है उसका बुनियाद में एक बहुत ही मजबूत उदारवादी चरित्र है. In the chapter of fundamental rights, we have already seen how constitution values individual freedom. So जो फंडामेंटल राइट का जो चैप्टर था, जो मौलिक अधिकारों का संबंधित अध्याय था, उसमें हम देख चुके हैं कि भारतीय संविधान व्यक्ति की स्वतंत्रता को कितना महत्व देता है. It might be recalled that for over 40 years before the adoption of the constitution, every single resolution, scheme, bill and report of Indian National Congress mentioned individual rights not just in passing but as a non-negotiable value. हाँ, सो यहाँ इस बात को भी हम याद करें कि संविधान को अंगीकार करने के 40 वर्ष पहले भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्येक प्रस्ताव, योजना, विधेयक और रिपोर्ट में व्यक्ति की स्वतंत्रता की चर्चा रहती थी. और इसे यूं ही लिखने भर के लिए नहीं लिखा जाता था, बल्कि इसे एक ऐसा मूल्य माना जाता था जिस पे समझौता नहीं किया जा सकता था. नेक्स्ट इज सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय. ना, so when we say that Indian Constitution is liberal, we do not mean that it is liberal only in the classical Western sense. जब भारतीय संविधान को उदारवादी कहा जाता है तो इसका अर्थ इतना भर नहीं होता कि यह संविधान यूरोपीय शास्त्रीय परंपरा के अर्थ में उदारवादी है. In the book of political theory, you will learn more about the idea of liberalism. Classical liberalism always privileges rights of the individuals over demands of social justice and communities values. तो राजनीतिक सिद्धांत की अपनी किताब में आप उदारवाद के बारे में और समझेंगे. और क्लासिकल लिबरलिज्म जो शास्त्रीय उदारवाद है वो सामाजिक न्याय और सामुदायिक जीवन मूल्यों के ऊपर हमेशा व्यक्ति को तरजीह देता है. राइट्स ऑफ इंडिविजुअल ओवर सामाजिक न्याय एंड कम्युनिटी वैल्यूज के ऊपर देता है. The liberalism of Indian Constitution differs from this version in two ways. तो जो हमारा लिबरलिज्म है, उदारवादिता है, वो बेसिकली दो मायनों में इनसे अलग है. First, it was always linked to social justice. The best example of this is the provision of reservations for scheduled caste and scheduled tribes in the constitution. तो पहली बात तो यह है कि हमारा संविधान सामाजिक न्याय से जुड़ा है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षण का प्रावधान है यह इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, सर्वोच्चम एग्जाम्पल है. The makers of the constitution believed that the mere granting of right to equality was not enough to overcome age-old injustice suffered by these groups or to give real meaning to their right to vote. तो जो हमारे संविधान के जो निर्माता थे, है ना, उनको ये विश्वास था कि मात्र समता का अधिकार दे देना इन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वर्गों के साथ सदियों से हो रहे अन्याय से मुक्ति के लिए अथवा इनके मताधिकार को वास्तविक अर्थ देने के लिए काफ़ी नहीं है. स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स वेर रिक्वायर्ड टू एडवांस देयर इंटरेस्ट्स, है ना. इन वर्गों को हितों को बढ़ावा देने के लिए विशेष संवैधानिक उपायों का जरूरत था. So therefore, the constitution makers provided a number of special measures to protect the interests of the scheduled castes and scheduled tribes, such as reservations of the seats in legislature. The constitution also made it possible for the government to reserve public sector jobs for these groups. So इन कारण संविधान निर्माताओं ने अनुसूचित जाति और जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए बहुत से विशेष उपाय किए. इसका एक उदाहरण है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विधायिका में सीटों का आरक्षण. संविधान के विशेष प्रावधानों के कारण ही सरकारी नौकरियों में इन वर्गों का आरक्षण देना भी पॉसिबल हो पाया है. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड माइनॉरिटी राइट्स. विविधता और अल्पसंख्यक को आधारों का है ना, विविधता और जो अल्पसंख्यक के अधिकारों का सम्मान. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनकरेजेस इक्वल रेस्पेक्ट बिटवीन कम्युनिटीज. भारतीय संविधान का उदारवादी सामुदायिक जीवन मूल्यों का पक्षधर है और ये भारत के सभी डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में इक्वल रेस्पेक्ट को इनकरेज करता है, उसका पक्षधर है. So this was not easy in our country. First, because communities did not always have relationship of equality. They tend to have hierarchical relationships with one another, as in the case of caste.
सो हमारे देश में ऐसा करना आसान नहीं था, क्योंकि जो समुदायों के बीच में अक्सर बराबरी का रिश्ता नहीं है। समुदायों के बीच एक दूसरे से अक्सर ऊंच नीच का रिश्ता है, जैसा कि हम कास्ट के मामले में हम भारत में देखते हैं। सो भारत की सोसाइटी में क्या है, हायरार्कल रिलेशनशिप है ट्रेड का, आपस में बराबरी का एक शुरुआत से ही बराबरी का दर्जा का बात नहीं रहा, हायरार्की मेंटेन है सोसाइटी में। सेकंड, व्हेन दीज कम्युनिटीज डू सी ईच अदर एज इक्वल्स, दे ऑल्सो टेंड टू बिकम राइवल्स एंड इज एज इन द केस ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज। और दूसरी बात ये भी है कि जब ये सब समाज के ये डिफरेंट समुदाय एक दूसरे को बराबरी का हक या बराबरी के नज़रिए से देखते हैं, तब उनमें बहुत प्रतिद्वंदी स्टार्ट हो जाती है, राइवलरी स्टार्ट हो जाती है। और जैसा कि हम धर्म के आधार पर जो समुदाय हैं उस मामले में देखते हैं। So this was a huge challenge for the makers of the constitution, how to make communities liberal in their approach and foster a sense of equal respect among them under existing conditions of hierarchy or intense rivalry. So ये अगर आप देखा जाए तो संविधान निर्माताओं के सामने एक बहुत बड़ी कठिन चुनौती थी कि ऊंच नीच अथवा गहरी प्रतिद्वंदिता की मौजूद स्थिति में बीच के समुदायों में बराबरी का रिश्ता कैसे कायम किया जाए और इन समाज को कैसे उदार बनाया जाए। सो इट वुड हैव बीन वेरी इजी टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय नॉट रिकॉग्नाइजिंग कम्युनिटीज एट ऑल एज मोस्ट वेस्टर्न लिबरल कॉन्स्टिट्यूशंस डू। सो ये बहुत आसान था कि सामुदायिकों को मान्यता न देकर इस समाधान का आसानी से निकाला जा सकता था सोल्यूशन। और अधिकांश जो यूरोपियन कंट्रीज है, पश्चिमी राष्ट्र है, इनका उदारवादी संविधान में ऐसा ही किया गया है। But this would have been unworkable and undesirable in our country. But ये जो चीज़ है ये वहाँ तो ठीक है, यूरोप में ठीक है, हमारे देश के लिए ना तो कारगर है और ना ही वांछनीय है। दिस इज़ नॉट बिकॉज इंडियंस आर अटैच टू कम्युनिटीज मोर देन अदर। ये इसलिए नहीं कि भारतीय अपने कम्युनिटीज से दूसरे राष्ट्रों के अपेक्षा ज़्यादा जुड़े हुए हैं, बल्कि इंडिविजुअल्स एवरीवेयर ऑल्सो बिलोंग टू द कल्चरल कम्युनिटीज एंड एवरी सच कम्युनिटी हैज़ इट्स ऑन वैल्यूज, ट्रेडिशन, कस्टम्स एंड लैंग्वेज शेयर्ड बाई इट्स मेंबर्स, है ना। ऐसा पूरे विश्व में है, हर जगह देखा जाएगा कि व्यक्ति सांस्कृतिक समुदाय से जुड़े होते हैं और हर समुदाय की अपनी परंपरा, मूल्य, रीति रिवाज और भाषा होती है ना। बट फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल्स इन फ्रांस और जर्मनी बिलोंग टू ए लिंग्विस्टिक कम्युनिटी आर डीपली अटैच टू इट्स। तो जो फ्रांस और जर्मनी के जो लोग हैं, उनके जो लोग हैं वो अपने लिंग्विस्टिक कम्युनिटी से काफ़ी डीपली जुड़े हुए हैं। सो व्हाट मेक्स अस डिफरेंट इज दैट वी हैव मोर ओपनली एक्नॉलेज्ड द वैल्यूज ऑफ कम्युनिटीज़, है ना। ये एक पॉजिटिव बात है कि हम हर जगह के व्यक्ति के सांस्कृतिक समुदाय से जुड़े होते हैं, है ना। मोर इम्पॉर्टेंटली इंडिया इज ए लैंड ऑफ मल्टीपल कल्चरल कम्युनिटीज़। और उससे भी बड़ी बात यह है कि भारत एक ऐसी भूमि है जहाँ पे अनेक सांस्कृतिक समुदाय हैं। सो अनलाइक इंडिया इज ए लैंड ऑफ multiple cultural communities, we know that. So unlike Germany or France, we have several linguistic and regional community. और जर्मनी और फ्रांस की विपरीत भारत में बहुत सारे भाषाएं और धार्मिक समुदाय हैं। It was important to ensure that no one community systematically dominates other. This made it mandatory for our constitution to recognize community based rights. तो यहाँ ज़्यादा ज़रूरत थी कि हमारे समुदाय में कोई एक समुदाय दूसरे समुदाय के ऊपर अपना प्रभुत्व न जमाए, और इसी कारण से हमारे संविधान के लिए समुदाय आधारित अधिकारों को मान्यता देना जरूरी हो गया। व्हाट वाज द इम्पोर्टेंट? नो कम्युनिटी सिस्टमेटिकली डोमिनेट्स ओवर अदर। इसी रीजंस के साथ हमें अपने कम्युनिटी बेस्ड राइट्स देने पड़ा। वन सच राइट इज़ द राइट्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज़ टू एस्टेब्लिश एंड रन देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और एक ऐसा ही अधिकार है कि धार्मिक समुदाय को अपनी शिक्षा संस्था स्थापित करने और चलाने का अधिकार है। सच इंस्टीट्यूशंस में रिसीव मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट। और ऐसी संस्थाएं सरकार से धन राशि प्राप्त कर सकती है। दिस प्रोविजन शोज दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट सी रिलीजन मेयरली एज अ प्राइवेट मैटर कंसर्निंग द इंडिविजुअल। और ऐसे इस प्रावधान से पता चलता है कि भारतीय संविधान धर्म को सिर्फ व्यक्ति का निजी मामला नहीं मानता, डज नॉट सी मेयरली एज ए प्राइवेट मैटर।